हेलो एवरीवन, क्लास 12th का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट की बात की थी। अब आगे चलते हैं। इसी में ये लोग कल्चर और इंटेलिजेंस को रिलेट करके दिखा रहे हैं कि हाउ कल्चर इज़ रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, या फिर कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है हमारी इंटेलिजेंस लेवल पे। जिस तरह से इंटेलिजेंस जो होती है डेवलप होती है, उसमें कल्चर का क्या रोल होता है। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। तो कल्चर एंड इंटेलिजेंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सो हेयर दे विल बी टॉकिंग अबाउट वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की जो है ये बहुत ही फेमस सोशियो कल्चरल जो है थ्योरिस्ट हैं, जो सोसाइटी और कल्चर की इम्पोर्टेंस के बारे में काफ़ी बात करते हैं। तो वाइगॉट्स्की के बारे में यहाँ थोड़ा सा बताएंगे ये लोग जब कल्चर की बात करेंगे, बिकॉज ये कल्चर को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं वाइगॉट्स्की, कि हमारी जो सोशलाइजेशन होती है या सोशल डेवलपमेंट होती है, या बेसिक ये बोलते हैं कि सोशल ही नहीं, इवन हमारी जो इंटेलेक्चुअल और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है, उसमें कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वाइगॉट्स्की की बात करेंगे और उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स के कल्चर में किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे कहीं पे टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है, किसी किसी कल्चर में इमोशनली आप कितने स्किल्ड हो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ समझेंगे कि किस कल्चर में किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। और कुछ ऐसे कल्चर है जहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला जाता है कि पर्सनल अचीवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की पर्सनली वो कितना अचीव कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो या ना हो। तो कल्चर से कैसे फ़र्क आता है और वो किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो पहले ये बता रहे हैं कि कल्चर क्या चीज़ है। तो अगर हम देखें तो कल्चर की डेफिनेशन जो इन्होंने दी है यहाँ पे कि कल्चर इज़ अ कलेक्टिव सिस्टम, कल्चर को एक कलेक्टिव सिस्टम बोला है ऑफ कस्टम, बिलीफ एंड एटीट्यूड। तो जो हमारे कस्टम है, जो बिलीव्स हैं, जो एटीट्यूड है, एंड अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर, हमारा आर्ट है, लिटरेचर है, ये सारी चीज़ें मिला जुला के कलेक्टिव सिस्टम जो होता है दैट इज़ आर कल्चर। और इन चीज़ों का हमारी इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम बचपन से ही इन सब चीज़ों के बारे में सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और हम इन्हीं चीज़ों से आगे अपनी पर्सनालिटी, अपने सेल्फ को भी डेवलप करते हैं। तो कहीं ना कहीं कल्चर हमारी इंटेलिजेंस को बहुत तरीके से इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस हो, चाहे सोशल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस हो, या किसी भी डायमेंशन में हो। ओके, सो अब यहाँ पे इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से कल्चर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। जैसे स्टर्नबर्ग कह रहे हैं कि स्टर्नबर्ग नोशन ऑफ कॉन्टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो हमने स्टर्नबर्ग की थ्योरी में पढ़ा था, वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थी जिसमें उन्होंने कॉन्टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की थी। तो उससे क्या पता चलता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं कल्चर का भी प्रोडक्ट है। मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस जो है वो हमारे अकेडमिक से नहीं आती है, सिर्फ हमारे जेनेटिक्स से नहीं आती है, कहीं ना कहीं कल्चर का उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए उसको भी इन्होंने अपनी थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया हुआ है। और जैसे वाइगॉट्स्की के बारे में मैं बात कर रही थी कि वाइगॉट्स्की भी यही मानते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स होते हैं उनमें जो लोग ग्रो होते हैं अपने अपने अलग अलग कल्चर में, जिसमें भी वो लोग बड़े होते हैं, सोशलाइज करना सीखते हैं, वो सारी चीज़ें एंड में उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू हिम मतलब वाइगॉट्स्की, वाइल एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन, जैसे क्राइंग, जो बेसिक फंक्शन है हमारे, जैसे क्राइंग, अटेंडिंग टू मदर वॉइस, सेंसिटिव टू स्मेल, हमारे जो सेंसेस हैं, या चलना बोलना, बच्चे का रोना, अपनी माँ की आवाज़ की तरफ देखना, ये एलिमेंट्री फंक्शंस हैं। इसके ऊपर कल्चर का जो ये तो यूनिवर्सल है, मतलब इसके ऊपर कल्चर का कोई इफेक्ट डिफरेंट तरीके से नहीं होता, ये तो सारे बच्चे सेम ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम हायर मेंटल फंक्शन की बात करते हैं, ये तो बेसिक हो गए, लेकिन जब हम हायर मेंटल फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है या कोई डिसीजन कैसे लेना है, तो थिंकिंग वहाँ पे हमारी जो है ना वो कल्चरल प्रोड्यूस्ड है लार्जली। मतलब हमारी थिंकिंग जो है हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है कि हम अपनी लाइफ में जो आगे जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो कैसे लेते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं हमारे सामने, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस यूज़ होते हैं, उसमें रीजनिंग स्किल्स होते हैं, लॉजिकल स्किल्स होते हैं,
और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होते हैं, जो हमें आगे काम आते हैं टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। वो चीज़ ये कह रहे हैं कि वो कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उस चीज़ को। तो अब ये डिफरेंस बता रहे हैं कैसे। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटीज़ में क्या होता है, दे अडॉप्ट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस दैट फॉस्टर स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, स्पीड, मिनिमल मूव्स एंड मेंटल मैनिपुलेशन अमंग चिल्ड्रन। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे वो बच्चे को चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है बच्चे को जब पालते हैं तो वहाँ पे वो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे के अंदर जनरलाइजेशन स्किल्स हों, एब्स्ट्रैक्शन स्किल्स हों, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचने के, स्पीड होनी चाहिए उसके काम में, उसके बाद मेंटल मैनिपुलेशन वो कैसे करता है। तो दीज सोसाइटीज़ प्रमोट अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। जैसे हम एक मशीन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक कंप्यूटर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर चीज़ों को समझने की जो स्किल है वो जर्नलाइजेशन भी हो, जनरल तरीके से भी सोच पाए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब वो इमेजिनरी चीज़ें भी क्रिएट कर पाए, उसके बाद स्पीड से काम करे, मिनिमल मूव मतलब कम से कम मूव्स में भी काम कर ले, उसके बाद मेंटल मैनिपुलेशन कर ले। तो जो टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं, ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है या जो बहुत टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड जहाँ पे बहुत हाईटेक है, उन सोसाइटीज़ में बच्चों से भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है जो बहुत हाईली डेवलप्ड कल्चर होते हैं। इसको इन्होंने बोला है कि दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को हम टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और आज के टाइम पे तो ये इतना ज़्यादा रिलेट करते हैं हम लोग, क्योंकि जिस तरह का आज के टाइम पे एआई का जो टाइम चल रहा है, जब हम वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे जो बच्चे हैं उनको हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें जो है वो सीखें आगे जाके क्योंकि काम आएंगी। तो उस केस में जिन कल्चर्स में इन चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, वहाँ पे तो अब ये चीज़ बहुत बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि बच्चों में हो, इसीलिए वो बचपन से ही उनको कंप्यूटर स्किल सिखाना शुरू कर देते हैं। और कंप्यूटर के अलावा लाइफ में अपने नॉर्मली भी जो डिसीजन लें वो फिर उसी तरीके से लें कि कैसे फास्ट डिसीजन लेना है, कैसे कम से कम टाइम में काम पूरा करना है। तो वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों की इंटेलिजेंस हर डायमेंशन में उसी तरीके से काम करे। इन दी सोसाइटी पर्सन्स आर वेल वर्स्ड इन द स्किल ऑफ, अब ये वाले जो बच्चे होते हैं फिर इसमें वो ऐसे स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं जैसे अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, स्पीड, अचीवमेंट। ये वो वाले सारे स्किल्स हैं जो हम उसमें देखते हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल और हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो इस तरह के स्किल्स इन लोगों में काफ़ी बेटर माने जाते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं स्किल, कि उनका अटेंशन लेवल बहुत अच्छा हो, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो, एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आता हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, स्पीड बहुत अच्छी हो काम करने की, अचीवमेंट ओरिएंटेशन हो कि हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है। ओके, सो इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप्ड इन वेस्टर्न कल्चर्स लुक प्रिसाइजली फॉर दीज स्किल्स। अब वेस्टर्न कल्चर जो है, क्यों हमें यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर बोला, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये याद आता है कि टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो वहाँ पे जब वो बच्चे बड़े होते हैं उस कल्चर में, तो उनके अंदर ये टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के एक्सपेक्टेशंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वहीं के लोगों में इन चीज़ों को टेस्ट करना ज़रूरी था। तो वहाँ जो टेस्ट बने या वहाँ से जो वेस्टर्न डेवलप हुए हैं टेस्ट इंटेलिजेंस के, उनमें यही चीज़ें जो है टेस्ट की जाती हैं और इन्हीं पे फोकस रहता है कि ये वाले स्किल कितने हैं बच्चों में। या बड़ों की भी बात करें तो हर किसी के लिए यही चीज़ फोकस में रहती है। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस इज नॉट सो वैल्यूड इन एशियन एंड अफ्रीकन सोसाइटी। लेकिन अभी भी अगर ये कहते हैं कि अगर हम एशियन और अफ्रीकन सोसाइटीज़ की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस ही इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं। यहाँ पे अभी सोशल होना और इमोशनल होना, अटैचमेंट होना लोगों से, ग्रुप में रहना, इकट्ठे होके रहना, सबके साथ शेयर करना, इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है रेदर अपनी सिर्फ पर्सनल अपनी अचीवमेंट को देखना। तो जो हमारी एशियन और अफ्रीकन सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे नॉन वेस्टर्न कल्चर आप कह लो चलता है। नॉन वेस्टर्न का मतलब है जो वहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यहाँ पे अभी भी इतना ज़्यादा उस चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं है।
हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली बाउंड्री वैनिश हो रही है, क्योंकि आपने देखा ही है कि अब तो इंडिया में या एशिया में किसी भी कंट्री में वेस्टर्नाइजेशन बहुत हो चुकी है। ऐसे ही अफ्रीकन कंट्री सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो कर रही हैं। वेस्टर्नाइजेशन होने की वजह से ये जो फ़र्क है ना, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस, फिर भी फ़र्क है। सो अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इधर देखें तो सम ऑफ द नॉन वेस्टर्न सोसाइटी, नॉन वेस्टर्न का मतलब एशियन और अफ्रीकन जो सोसाइटीज़ हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन और कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन, यानी कि पर्सनल ओरिएंटेशन नहीं है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन नहीं है, कलेक्टिविस्टिक है, एक साथ मिलजुल के ही आगे बढ़ना जिसको हम बोलते हैं, ग्रुप में आगे बढ़ना, अपनी टीम को साथ लेके चलना, टीम वर्क करना, कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन ज़्यादा है नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक तरीके से ये हो गया कि आप सिर्फ अपने काम को या अपनी अचीवमेंट को वो मत करो, इम्पोर्टेंस मत दो, पहले आप अपने आप में अंदर झांक के देखो, इतना सेल्फिश मत बनो कि सिर्फ आप अपनी सक्सेस के ऊपर ही देख रहे हो, अपने अंदर झांक के देखो कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी भी सेल्फ रिफ्लेक्शन और जो है कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो अब नॉन वेस्टर्न में, ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडियन ट्रेडिशन की बात करेंगे नॉन वेस्टर्न में, कि यहाँ जो इंटेलिजेंस को ज़्यादा अच्छा माना जाता है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है उसको इंटीग्रल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला था इन्होंने, यहाँ पे बोला था टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की जो स्किल्स हैं उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जैसे हमारी नॉन वेस्टर्न कंट्री है इंडिया, यहाँ पे इंटीग्रल इंटेलिजेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट, कि आपको अपने वर्ल्ड से कनेक्शन होना चाहिए, अपने लोगों से कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सोशल होना ज़रूरी है, सोशल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सिर्फ अपने सिंगल के बारे में नहीं सोचना है, आपको पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको पूरे ग्रुप के बारे में, अपनी टीम के बारे में, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको सक्सेसफुल माना जाता है जो सबको साथ लेके चलता है। इसको बोलते हैं कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो संस्कृत वर्ड बुद्धि, बुद्धि बोलते हैं ना इंटेलिजेंस को, विच इज़ ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस, इज फार मोर परवेजिव एंड स्कोप देन दी वेस्टर्न। मतलब यहाँ पे जो हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट है इंटेलिजेंस का, जिसको ये हिंदी में संस्कृत में बुद्धि बोला जाता है, इसका जो स्कोप या इसका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है, सिर्फ उसमें सक्सेस को ही नहीं और चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। सो बुद्धि अकॉर्डिंग टू जेपी दास इंक्लूड स्किल्स सच एज मेंटल एफर्ट, डिटर्मिन्ड एक्शन, फीलिंग्स भी आ जाती हैं इसमें, ओपिनियंस भी आ जाते हैं, और साथ साथ अपनी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस जैसे नॉलेज हो गई, डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग। तो बुद्धि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ये नहीं बोला कि आपके कॉग्निटिव स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप कितने सक्सेसफुल हो, दैट इज़ ओनली इंटेलिजेंस। यहाँ पे फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं। So among the other things, buddhi is the knowledge of oneself based on the conscience, will and desire. तो एक तरीके से बुद्धि या इंटेलिजेंस क्या है, अपने खुद की सेल्फ की नॉलेज होना, उसके साथ साथ एक कॉन्शियंस होना कि आप क्या कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, विल पावर होना और डिज़ायर होना, ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में हमारे इंटेलिजेंस या बुद्धि के अंदर कवर होती हैं। तो इट इज़ अ वास्ट कॉन्सेप्ट। तो हमारा फोकस सिर्फ कॉग्निटिव पैरामीटर्स पे नहीं है, हमारा फोकस और भी चीज़ों पे है। तो अगर हम अपने इंडियन सिस्टम की बात करें, यानी कि हम अपने इंडियन इंटेलिजेंस जिसको ये बुद्धि बोल रहे हैं, अगर हम बुद्धि की बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। पहला तो कॉग्निटिव कैपेसिटी तो है ही, जो वेस्टर्न कल्चर में बोला जाता है वो तो है, जैसे उसमें सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी कॉग्निटिव कैपेसिटी जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा सोशल कॉम्पिटेंस भी है। सोशल कॉम्पिटेंस में क्या आ जाता है, जैसे जो चीज़ें हम सोशलाइजेशन से सीखते हैं कि कैसे हमें सोशल ऑर्डर की रिस्पेक्ट करनी है, हायरार्की की। ऑर्डर मतलब हमारा सीनियर है कौन, उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, वो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करेगा। तो ये जो सोशल ऑर्डर है, कौन किससे सीनियर है,
फिर उसके बाद अपने एल्डर्स के साथ कमिटमेंट शो करनी है, अपने यंग और नीडी को कंसर्न शो करनी है, मतलब हमें आपस में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करके रखने हैं, तो सोशल रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिर इमोशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, अपने आप को, अपनी इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, जैसे ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कंडक्ट, सेल्फ इवेल्युएशन, इस तरह की इमोशनल वैल्यूज़ बच्चों में सिखाना और उनके अंदर डेवलप करना भी इज़ अ पार्ट ऑफ बुद्धि और इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन। तो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और लास्ट में आजकल जैसे जो इनोवेशन की बहुत बात होती है या न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस देने की बात होती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस में आ जाती है कि अपने काम में कमिटेड होना, परसिस्टेंस होना, पेशेंस होना, हार्ड वर्किंग स्किल्स होने चाहिए, विजिलेंस होना, गोल डायरेक्टेड होना। तो आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें कैसे अपने काम में आपको कमिटेड होना है, हार्ड वर्क करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, तो ये सारा कुछ मिला जुला के बुद्धि का कॉन्सेप्ट बनता है। टेक्नोलॉजिकल में वो सिर्फ कॉग्निटिव को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हम अपनी अगर इंडियन इंटीग्रल इंटेलिजेंस, इंटीग्रल का मतलब है सारी चीज़ें इंक्लूड करना, तो इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, हम इन चारों कॉन्सेप्ट को एक इम्पॉर्टेंस देते हैं कि आपको टेक्नोलॉजिकली भी साउंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, आपको सोशली भी आपके रिलेशंस हों लोगों के साथ अच्छे, इमोशनली भी आप बहुत कंट्रोल्ड हो, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हो, दूसरों के इमोशंस को कितना समझते हो, और एंटरप्रेन्योरियल स्किल आपके अंदर कितने अच्छे हैं, कितना क्रिएटिव सोच सकते हो, कितने कमिटेड हो अपने काम को लेके, कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इंटीग्रल इंटेलिजेंस में, जो हमारे नॉन वेस्टर्न इंटीग्रल इंटेलिजेंस जो हमारे नॉन वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल इंटेलिजेंस। और वेस्टर्न कल्चर में जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं वो होती है टेक्नोलॉजिकल, जहाँ पे वो अपने पर्सनल अचीवमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और कलेक्टिविस्टिक हमारा नॉन वेस्टर्न है, जिसमें हम पूरे टीम या पूरी फैमिली या पूरी सोसाइटी को आगे लेके जाने की या डेवलप करने की जो हमारा जो फोकस होता है उसको हम ज़्यादा इंटेलिजेंस मानते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस हाउ कल्चर मेक योर इंटेलिजेंस इज डिफरेंट, कि डिफरेंस लेवल जो आता है हमारे इंटेलिजेंस लेवल में वो कल्चर से कैसे इफेक्ट होता है, ये यहाँ पे इन्होंने समझाया है। सो फिर नेक्स्ट अब आगे हम पढ़ेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। और ये सिर्फ आपको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आज के टाइम पे अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसमें आपको एकेडमिक इंटेलिजेंस से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस में अच्छा होना ज़रूरी है। आपको ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ पढ़नी है कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होना है, रेदर देन कि आपके IQ स्कोर कितने आ रहे हैं या आपके मार्क्स कितने आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।